हेलो स्टूडेंट। केमिस्ट्री के 5 चैप्टर फर्स्ट रसायन को बढ़ रहे थे। इसमें आज का जो टॉपिक है वो है एंजाइम। एंजाइम कौन होते हैं कि वे पदार्थ, वे रासायनिक पदार्थ जो जीवों के अंदर, आत्मों में या जंतुओं के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं, वो एंजाइम कहलाते हैं। मतलब एक प्रकार से ये उत्प्रेरक ही होते हैं, लेकिन जीवों के अंदर जो रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी उन्हें प्रेरित करते हैं, इसलिए इन्हें जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं। तो जीवों के अंदर जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी उन्हें उत्प्रेरित करने का काम कौन करते हैं? एंजाइम करते हैं। एंजाइम या फिर जैव उत्प्रेरक भी कहा जा सकता है। अब जैसे माल्टोज का जलावतन कराएंगे तो यहाँ जो एंजाइम काम में आता है वो होता है माल्टेज एंजाइम, और वो माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज कर देगा। ठीक है, ये है सुक्रोज, चीनी, जो घरेलू चीनी होती है, उसका भी अणुसूत्र सेम है, केवल संरचना सूत्र के अंदर इनके अंदर होता है। एक होता है शर्करा का प्रतिबंध, या शर्करा का या सुक्रोज का जलावतन कराएंगे। यहाँ जो एंजाइम काम में आता है वो होता है इन्वर्टेज एंजाइम। वो इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज करता है। ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में बदल देता है। अब चीनी को, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज करने का इन्वर्टेज एंजाइम करता है। ये इन्वर्टेज एंजाइम पाया जाता है यीस्ट जो होता है उनके अंदर। ग्लूकोज का एडेमर, ग्लूकोज को अल्कोहल के अंदर चेंज करने का कार्य करता है जाइमेज एंजाइम। से एथेनॉल के अंदर चेंज करते हैं। दोनों के दोनों एंजाइम पाए जाते हैं, इसके अंदर पाए जाते हैं। इसी तरह यूरिया को अपघटित करने का काम यूरियज एंजाइम करता है। दूध को दही में चेंज करने का काम लैक्टोबैसिलस करता है। तो ये गए एंजाइम के अलग अलग जो एंजाइम होते हैं वो अलग अलग अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इनकी जो प्रकृति होती है वो बहुत ही विशिष्ट होती है। मतलब विशिष्ट का मतलब है कि एक एंजाइम केवल एक ही रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकता है। कि जैसे यहाँ अणुसूत्र दोनों का सेम है, ये भी C12H22 हो गया है, ये भी C12H22 हो गया है। यदि माल्टेज एंजाइम लिया तो केवल ग्लूकोज बनेगी, लेकिन इन्वर्टेज एंजाइम ले लिया तो यहाँ ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगी। इन्वर्टेज एंजाइम केवल अपघटन किसका करता है? सुक्रोज का ही। और माल्टोज किसका? माल्टेज एंजाइम किसका? माल्टोज का करेगा। यदि यहाँ सुक्रोज में माल्टेज एंजाइम लेके काम में तो अपघटन नहीं हो पाएगा। इसी तरह यहाँ इन्वर्टेज काम में लेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसकी जो प्रकृति होती है एंजाइम की वो विशिष्ट होती है। एंजाइमों के गुणों की बात करें तो जो एंजाइम है उसकी उच्चतम दक्षता होनी चाहिए, अधिक दक्ष एंजाइम होना चाहिए। दूसरा कि अनुकूलतम पीएच के ऊपर ही कार्य करता है, जैसे 5 से 7। यदि पीएच 5 से 7 है तो ज्यादा ठीक। इसी तरह अनुकूलतम ताप के ऊपर 298 से 310 कैलोरी। ये मानव शरीर का ताप कितना होता है? 310 कैलोरी होता है, तो उसके आसपास ये ज्यादा सक्रिय है।
एक इनकी अति विशिष्ट प्रकृति, विशिष्ट प्रकृति मतलब एक एंजाइम केवल एक ही रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। तो ये सब इसके गुण हो जाएंगे। अब एंजाइम जैसा हम फ्रेग में पढ़ा, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, उसे सक्रिय करते हैं, वो कहलाते हैं वर्धक। जो उसकी सक्रियता में कमी कर देते हैं वो विस्कारक होते हैं। इसी तरह एंजाइमों के साथ भी होता है। एक तो होता है संदमक या विष। संदमक या विष जो एंजाइम की सक्रियता में कमी करता है, संदमक या विष कहलाता है। और ये होते हैं कोएंजाइम या सह-एंजाइम, जो एंजाइमों की सक्रियता के अंदर वृद्धि करते हैं, कोएंजाइम या सह-एंजाइम कहलाते हैं। ये ज्यादातर गुण होते हैं धातु आयन होते हैं, धातु आयन होते हैं, तो कोएंजाइम। अब जो एंजाइम है वो जैव अभिक्रियाओं को किस तरह उत्प्रेरित करता है, तो वो उसकी मैकेनिज्म में समझना है। इस तरह से वो अपने साथ में जोड़ता है रिएक्टेंट को, प्रोडक्ट में चेंज करता है, उसके बाद क्या करता है उसकी क्रिया होती है। तो मैकेनिज्म तो स्टेप में पूरी, स्टेप बढ़ा भी सकते हैं चाहे तो, लेकिन मुख्य रूप से 2 स्टेप नहीं है। पहला स्टेप है कि मान लीजिए ये एंजाइम है, और ये है रिएक्ट क्रिया। क्या करेगा एंजाइम, कि एंजाइमों के अंदर खांच पाई जाएगी, इस तरह से बढ़ाई ना उनकी, इस तरह से, तो वो उनके अंदर क्रिया कारकों को ग्रहण कर लेगा, उसमें फिट हो जाते हैं। इस तरह से लोग के अंदर की फिट होती है, उसी तरह से एंजाइम के अंदर रिएक्टेंट फिट हो जाता है। नहीं होता। तो ये होता है एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट, एंजाइम क्रियाकारक मध्यवर्ती। क्या बढ़ेगा, अपने साथ में जोड़ लेगा तो क्या बना लेगा, मध्यवर्ती। अब मध्यवर्ती बन गया तो उसके बाद रिएक्टेंट किसमें चेंज होगा, प्रोडक्ट में, और फिर वो एंजाइम से अलग हो जाएगा। क्योंकि एंजाइम का काम तो केवल है रिएक्टेंटों को प्रोडक्ट में चेंज करना, वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, वो उससे बाद में अलग हो जाएगा। तो पहले स्टेप में क्या होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट बनता है, और दूसरे स्टेप में क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा और उससे अलग हो जाएगा। एंजाइम अभिक्रिया उत्प्रेरित करती, अलग हो गया, और ये हो गया प्रोडक्ट। उत्पाद बन गया। उस तरह से क्या करता है, वो अपने साथ में जब रिएक्टेंट को जोड़ता है तो किस तरह जोड़ता है, इनकी ताले चाबी सिद्धांत के आधार पर समझ सकते हैं। जैसे लोग के अंदर की फिट होती है, उसी तरह रिएक्टेंट एंजाइम के अंदर फिट हो जाता है, फिर वो इंटरमीडिएट बना लेता है, फिर वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, उसके बाद वहां से अलग हो जाता है। वो 4 स्टेप कैसे हैं, पहले एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है, एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल बनता है। उसके बाद में दूसरे स्टेप में क्या होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट इसमें चेंज हो जाएगा, एंजाइम इंटरमीडिएट मध्यवर्ती के अंदर चेंज हो जाएगा। फिर तीसरे स्टेप में एंजाइम इंटरमीडिएट चेंज हो जाएगा एंजाइम प्रोडक्ट के अंदर, मध्यवर्ती क्या बना लेगा, प्रोडक्ट बना लेगा। और फिर फोर्थ स्टेप में एंजाइम प्रोडक्ट से अलग हो जाएगा, एंजाइम अलग और प्रोडक्ट। इस तरह से यूरियस के पैकेज वो भी इसके अंदर है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्हें एंजाइमों की जो रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रेरित करते हैं, उसी को बता दिए जी।
तो आज का सबसे बड़ा जो टॉपिक है वही कोलॉइड। कोलॉइड, अब कोलॉइड क्या होता है? तो थॉमस ग्राम ने बताया था कि जो जानता झिल्ली से, जो अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, जानता झिल्ली, तो थॉमस ग्राम ने बताया कि जो विलियन जानता झिल्ली से छन जाता है, जानता झिल्ली से विलय को छाना जाए और विलय के कारण उसके ऊपर ही रह जाए, तो वो कौन सा होगा? कोलॉइड होगा। लेकिन यदि मिट्टी को जल में घोल दिया जाए और उसके बाद में उसे जानता झिल्ली से छाना जाए तो उसमें मिट्टी कण ऊपर ही रह जाता है। तो पता है कि मिट्टी को जल में घोलने के बाद जो सोल्यूशन बनेगा उस विलयन को भी जानता झिल्ली से छाना जाए तो वो भी मिट्टी कण ऊपर ही रहेगी, यानी कि वो एक कोलॉइड नहीं है। तो फिर कोलॉइड क्या होते हैं? देखो, विलयन जो होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है निलंबन। निलंबन क्या होगा? जिसके अंदर विलय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर या फिर कहें 10⁻⁻9 मीटर से कम कि विलय के कणों का आकार कितना हो? 1 नैनोमीटर ना, सॉरी, ये होगा वास्तविक विलय, जिसके अंदर विलय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से भी कम है, बहुत ही छोटे आकार के विलय के कण हैं, तो वो होते हैं वास्तविक विलय, 1 नैनोमीटर से भी कम है। ये जो विलय के कण होते हैं ये माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देते। सॉल्यूशन बना लिया उसके बाद यदि विलय के कणों को विलयन को देखें माइक्रोस्कोप से तो विलय के कण दिखाई नहीं देंगे, वो वास्तविक विलयन होता है। जैसे नमक को जल में घोल दिया जाए वो विलयन, चीनी को जल में घोल दिया जाए तो वो विलयन, तो एक वास्तविक विलयन। एक दूसरा होता है निलंबन। तो निलंबन कौन सा होगा? जिसमें विलय के कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है या फिर 10⁻⁻6 मीटर से ज्यादा रहता है, वो होते हैं निलंबन। इसमें क्या होता है कि विलय के जो कण होते हैं वो बिना माइक्रोस्कोप खुली आंखों से भी दिखाई देते हैं। जैसे जल में मिट्टी घोल दी, थोड़े से बाद नीचे जम जाएगी तो विलय के कण उसके अंदर साफ दिखेंगे, या मिट्टी में भी घुले हुए, जल में मिट्टी कण घुले गए हैं तो भी वो दिखाई देते हैं, तो वो एक निलंबन होता है। और एक तीसरा प्रकार का होता है कोलॉइड। कोलॉइड भी क्या होता है? विलय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच रहता है। इसके अंदर जो विलय के कण है यदि बिना माइक्रोस्कोप से देखना चाहे तो दिखाई नहीं देते, लेकिन यदि माइक्रोस्कोप से देखना चाहे तो वो दिखाई देते हैं। विलय कण किससे दिखाई? माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देते हैं। तो कौन सा होता है? कोलॉइड होता है, जाएंगे कोलॉइड। तो यानी कि 3 प्रकार के सॉल्यूशन हो गए, वास्तविक, निलंबन, कोलॉइड। तो कोलॉइड समझना, कोलॉइड क्या होता है? इसमें विलय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है और उसमें विलय के कणों को केवल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। जैसे गोंद का विलयन है, स्टार्च का विलयन है, वो क्या होता है कि कोलॉइड होता है। उसके बाद है कोलॉइड के प्रकार। तो इनकी कोलॉइड जो बना है, एक तो वहां विलय है और एक कौन है? विलय। ये दोनों के मिलने से क्या बढ़ता है? सॉल्यूशन, विलयन बढ़ता है। तो एक विलय है, दूसरा है विलय। अब जो विलय होता है उसे कहते हैं परिक्षेप प्रावस्था।
और जो विलायक होता है उसे कहते हैं परिक्षेपण माध्यम। और दोनों के मिलने से क्या बनता है फिर कोलोइड बनता है। विलायक को क्या कहते हैं परिक्षेपण प्रावस्था और विलायक को कहते हैं परिक्षेपण माध्यम। तो परिक्षेपण प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम में डाला जाता है तो कौन बढ़ता है कोलोइड बढ़ता है। तो पहले जो से वर्गीकरण किया है कोलोइड का जो वर्गीकरण है क्लासिफिकेशन है वो सबसे पहले किया है परिक्षेप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पे भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण किया। क्योंकि परिक्षेप्त प्रावस्था ठोस भी हो सकती है द्रव भी और गैस भी, इसी तरह माध्यम भी ठोस द्रव और गैस हो सकता है। तो इसके आधार पे ये टोटल 8 प्रकार का होता है। यहाँ करें हम डिवाइड इसे, यहाँ तो लिख लिया हमने प्रावस्था या लिख लिया माध्यम कि मान लीजिए प्रावस्था कैसी है ठोस, ये भी ठोस माध्यम कोलोइड और उदाहरण यदि दोनों के दोनों ठोस है तो ठोस सोल बनता है। उदाहरण जितने भी मिश्र धातुएं हैं वो इसका एग्जाम्पल है। अब दूसरा है माध्यम द्रव प्रावस्था ठोस कि ठोस को उसमें डाला जाए द्रव के अंदर डाला जाए। तो ठोस को द्रव में जब डाला जाएगा तो बनता है सोल, उसको लड़ने का नाम है सोलना। और इसके अलग उदाहरण क्या हो जाएंगे कि जैसे गोंद ले लें, गोंद का वेग स्टार्च का वेग, तो गोंद कैसा है ठोस और द्रव वहां में घोला है तो वो कैसा है द्रव। अवस्था ठोस माध्यम है गैस, गैस में किसको मिलाया ठोस तो बढ़ता है ठोस एरोसोल, ठोस एरोसोल। जैसे धुआं, धूल के कण, हवा के अंदर कार्बन के कण धूल के कण धुआं के कण जो होंगे वो कौन होते हैं ठोस एरोसोल। अब प्रावस्था यदि द्रव और माध्यम कैसा है ठोस, ठोस में किसको मिलाया है द्रव को मिलाया है तो बढ़ता है जैम। जैसे पनीर है मक्खन है ये हो जाएंगे। अब द्रव को मिलाया है द्रव, दोनों दोनों लिक्विड है तो बढ़ती है पायस या इमल्स। जैसे तेल जल मिश्रण या जल तेल मिश्रण, इसमें एक प्रावस्था होती है कि माध्यम। फिर द्रव को गैस, माध्यम गैस प्रावस्था द्रव, तो गैस को द्रव में मिलाया है तो यहाँ पे एरोसोल है लेकिन कैसा है द्रव एरोसोल। एग्जाम्पल कौन हो जाएगा जैसे कोहरा बादल, बादल हवा के अंदर कौन होते हैं द्रव के कारण। फिर गैस को मिलाया ठोस, इसी तरह गैस को मिलाया द्रव, तो गैस को गैस में मिलाएंगे वही होगी वो मिश्रण नहीं होगा, वो कलर नहीं होगा। तो गैस को ठोस तो ये हो जाएगा ठोस फोम, और जब गैस को द्रव में लाया तो फोम या झाग। तो ठोस को उनकी गैस किसमें घुली है ठोस के अंदर, जैसे समुद्री झाग होते हैं वो इसके उदाहरण।
गैस को द्रव में मिलाया है, जैसे सोडा वाटर है या बियर है, उसके अंदर या सॉफ्ट ड्रिंक है, उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस खुली है उसमें है द्रव के अंदर, तो वो हो जाएगी। तो उसके भाग हो गए, जैसे साबुन के भाग, बियर के भाग, तो ये उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। और गैस को गैस में कोई वायु है वो कोलाइड नहीं होगा। तो ये हो गया इनकी भौतिक अवस्था के आधार पे। तो भौतिक अवस्था के आधार पे 8 प्रकार के हो जाएंगे। उसके बाद है इनकी प्रकृति के आधार पे। तो प्रकृति के आधार पे 2 तरह के होते हैं, एक द्रव स्नायी और एक द्रव। तो कल की वीडियो लेने